के साथ मैं हूँ विशाल झा। जब रिकॉर्ड टूटते हैं तो महसूस होता है कि अब किसी नई ऊंचाई को छुएंगे। कई बार रिकॉर्ड टूटने पर महसूस होता है कि अब एक नया रिकॉर्ड बनेगा, तो कई बार रिकॉर्ड टूटने पर मजबूर होना पड़ता है गंभीरता से सोचने के लिए। सुमित नागल वो नाम है जो यूएस ओपन में 7 साल में मेन सिंगल्स का पहला मैच जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पिछली बार क्वालिफाई करके पहुंचे थे तब रॉजर फेडरर के हाथों पहले ही राउंड में हार मिली थी। भारत के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं देखकर गर्व होता है, लेकिन भारत के राजनेता खिलाड़ियों से भी अच्छा खेलते हैं देखकर और गर्व होता है। अब मैं आपको प्लस और माइनस का खेल समझाना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। पिछले 4 महीनों में लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, यानी रोजगार माइनस में है। लेकिन 2018 की तुलना में 2019 में तिहाड़ी मजदूरोर की सुसाइड रेट पिछले साल से कई ज्यादा है, यानी कि सुसाइड रेट प्लस में है। 2018 में 30,152 थी, 2019 में ये बढ़कर 32,559 हो गई। मुख्यधारा मीडिया से जरूरी विषय के सारी खबरें गायब है, यानी कि खबरें माइनस में है, लेकिन टीआरपी फिर भी प्लस में है। देश की जीडीपी में भारी गिरावट है, यानी कि जीडीपी माइनस में है, लेकिन फिर भी भारत को 5 ट्रिलियन बनाने वाली अर्थव्यवस्था का सपना अभी भी प्लस में है। इस बार मॉनसून में लुत्फ उठाने से ज्यादा हमें मॉनसून का हट जाना भरना पड़ा, कहीं पर बाढ़ के रूप में तो कहीं पर मकान ढह जाने के रूप में। अब जब चर्चा मॉनसून की उठी है, ऐसे में चर्चा मॉनसून में होने वाले संसद के सत्र की ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रिकॉर्ड टूटना अच्छी बात होती है। इस बार मॉनसून के सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल होने ही नहीं वाला है, यानी कि कोरोना के नाम पर उन सभी जरूरी सवालों को दबा दिया गया जिससे कि सरकार बचना चाहती थी, वो भी तब जब देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और मौत के और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे भी संसद के जो कामकाज के घंटे थे वो वैसे ही है जैसे पहले थे, तो फिर प्रश्नकाल को ही क्यों रद्द करा गया। इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में जब शून्यकाल हटाया गया था तो वो तारीखें थी 1961, 1975, 1976, 1977। आपने गौर किया होगा कि 1975 से 1977 की जो तारीखें हैं उस वक्त इमरजेंसी का वक्त था। जब उस वक्त प्रश्नकाल को खत्म किया गया तो उसका एक मुख्य कारण सामने था, जैसे कि इमरजेंसी का लागू होना, ओडिशा संशोधन 44 और तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन। ये सारे के सारे असाधारण कारण थे जिसके कारण शून्यकाल को रोका गया। लेकिन इस बार ऐसा क्या असाधारण कारण है जिसके कारण शून्यकाल को रोका जा रहा है? कोरोना तो वो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से हम कोरोना से निपट रहे हैं, कम से कम उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना के कारण संसद का प्रश्नकाल और शून्यकाल को रोकना चाहिए और उस पर असर पड़ना चाहिए। चीन के आक्रामक तेवर, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लगातार घटती जीडीपी, प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्दशा, कोरोना से निपटने में प्रशासन की चूक और ऐसे कई मुख्य सवाल होने के बावजूद प्रश्नकाल को खत्म कर दिया गया। दरअसल मेन प्रॉब्लम यह है कि जब संसद में कोई सवाल पूछा जाता है तो वो औपचारिक तौर पर दर्ज हो जाता है। इसी शर्मिंदगी से शायद सरकार बचना चाहती है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब इस देश में मीडिया भी सरकार से सवालात नहीं पूछती है, वैसे में कोरोना की आड़ में अगर सांसद और संसद भवन में भी इसकी चर्चा नहीं होगी तो क्या ये आपको लोकतंत्र में छिपी हुई तानाशाही नहीं लगती है? सरकार को एक और चीज समझनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर बार सवाल आपकी आलोचना के लिए ही पूछा जा रहा हो। कितनी बार वो सवाल जानकारी के लिए भी पूछा जाता है। वैसे भी कम्युनिकेशन में फीडबैक को एक बहुत अहम भूमिका दी गई है। अगर आप वो फीडबैक सुनना ही नहीं चाहते और आप सिर्फ वाहवाही सुनना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकता है। आज से 6 साल पहले पीएमओ इंडिया का पेज बना था यूट्यूब का, उसमें भी कमेंट सेक्शन ऑफ है, जो क्या बताते हैं कि आप फीडबैक सुनना ही नहीं चाहते। कोई भी उस पेज पे जाके टिप्पणी नहीं दे सकता
और अगर कोई एक्टिविस्ट या कोई भी यहाँ का नागरिक टिप्पणी देने के लिए खड़ा होता है किसी मंच पे या कुछ भीड़ के सामने, तो उसको भी एनएसए और पीएसए की बर्फी खिला दी जाती है। मीडिया सरकार से वैसे ही सवाल नहीं पूछती और अब तो सांसद भी नहीं पूछ पाएंगे, तो ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है। जब आज आप रिया चक्रवर्ती के हाल जान ले तो उसके बाद ये जरूर सोचिएगा क्या लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, और हो रहा है तो ये कैसे रुकेगा कलंकित होने से और कैसे बचेगा कलंकित होने से। आज की खबर में इतना ही। नमस्कार।